हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने एक वीडियो ज़रूर देखनी है जो मैंने बनाई थी, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए, ठीक है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से आपने ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले वही एक बार चेक करनी है वीडियो जाके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन से पहले आपने दो चेंजेस के बारे में सुना होगा। पहले फिजिकल चेंज, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है जी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब क्या होते हैं भाई, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। देखिए, कोई भी चेंज, कोई चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है जी। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है जी। कोई भी चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल चेंज बोल देते हैं। और केमिकल चेंज किसमें कौन से होते हैं, जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है जी। कोई ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लकड़ी को काट दिया, ठीक है जी। वुडन ब्लॉक है, उसको बीच में से कट कर दिया। अब वुडन ब्लॉक को कट करने से क्या हुआ, उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है जी। रहा तो वुडन का वुडन ब्लॉक ही ना, वुड का वुड ही रहा, लकड़ी की लकड़ी ही रही, कुछ नया तो बना नहीं काटने से। और वहीं पे दूसरी केस, दूसरी साइड मैं लकड़ी को जला दूं उसको, ठीक है जी। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। तो अगर लकड़ी को जलाएंगे हम, तो लकड़ी को जलाने से क्या होगा, जलाने से क्या होगा, उसको तो जलाने से उसकी ऐश बनेगी, राख बनेगी उसकी, और अलग अलग गैसेस वहां से इवोल्व होंगी उस लकड़ी में से। तो नई चीजें बनी, मतलब ऐश बना, कुछ गैसेस इवोल्व हुई वहां से। तो अगर हमारे पास किसी चेंज के अंदर कुछ नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और कहीं पे कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है जी। जैसे लकड़ी को जला दिया और पेपर को जला दिया, ठीक है, ये कैसे चेंजेस हो गए, केमिकल चेंज। लकड़ी को काट दिया या पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को टीयर कर दिया, पेपर को कट कर दिया, ठीक है जी। तो इस पेपर को कट करने से कुछ ऐसा नया कुछ नहीं बन रहा, तो ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को इवेपोरेट करो, या बॉइलिंग ऑफ वाटर ले लेते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो कैसा चेंज रहेगा, पानी को बॉयल करना कैसा चेंज हो सकता है। देखो, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, H2O लिक्विड फॉर्म में। जब हम उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर्स फॉर्म में है तो रहा तो वो H2O का H2O ना, तो नया तो कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह के चेंज कैसे चेंज होंगे, जिसमें कुछ नया ना बने। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये भी बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी चेंज हुआ हमारे पास, फिजिकल चेंज। या मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस लिया आपने, आइस क्या है बेटा, वाटर है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। आइस क्या होते हैं, H2O ही तो है, आइस भी किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में। जब उसको हीट करेंगे हम थोड़ा, तो वो क्या हो जाएगी, हीट करने से H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वाटर बन जाएगी, आइस, ये आइस थी, आइस मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, वाटर बन जाएगी। तो वाटर भी H2O है, आइस भी क्या थी, H2O, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, रहा H2O का H2O ही, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस को, जिसमें कुछ नया कुछ भी ना बने, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है जी। और जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, या मैं बोलूं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है जी। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना, ठीक है जी, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी कैसा चेंज है, ये भी आयरन को देखो जंग लग जाता है, जंग कुछ नया सब्सटेंस है, ठीक है जी। आयरन क्या होता है, आयरन जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, वो मेटल आयरन खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट भी एक नया सब्सटेंस है, क्लियर। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। अच्छा, फिजिकल चेंज की एक बात हम और कह सकते हैं, जो फिजिकल चेंज, मोस्टली फिजिकल चेंज या ज्यादातर फिजिकल चेंज होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, उनको रिवर्स किया जा सकता है।
रिवर्स किया कैसे किया जा सकता है, रिवर्सिबल कैसे हो चेंज, जैसे आप आइस से वाटर बना रहे थे, ठीक है जी, आइस को कन्वर्ट करे थे वाटर में, तो वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वापिस से आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उनको आप रिवर्स कर सकते हो, तो बट जो केमिकल चेंज है उनको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो अंडर कुछ कंडीशंस कुछ केमिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं, बट अभी आप उनके बारे में नहीं पढ़ोगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में आप देखोगे। अभी आपने मान के चलना है कि जो ज्यादातर केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि उनको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आपने लकड़ी को जला दिया था, ठीक है जी, वुड को जब हमने जला दिया था, उसकी कंबशन, कंबशन मतलब जलाना, जब उसकी कंबशन हमने करी थी, ठीक है, तो वो बन गया था ऐश, और अलग अलग वहां से कुछ गैसेज निकली थी, ठीक है जी, अलग अलग गैसेज निकली थी। तो वुड से हमने जलाने पे ऐश और गैसेज निकली, ये केमिकल चेंज था। क्या हम ऐश और गैसेस को मिला के वापिस वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यानी कि ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स नहीं कर सकते वापिस से, ठीक है। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो यहीं से बात निकल के आती है एक, कि कहीं पे भी अगर हम केमिकल चेंज नोटिस करें, कहीं पे भी केमिकल चेंज, ठीक है जी, केमिकल चेंज को कहीं अगर नोटिस किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इट मींस वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं है, केमिकल रिएक्शन एक जस्ट नाम दे दिया कि कहीं पे भी कोई केमिकल चेंज होगा, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, तो हम कह देंगे वहां पे क्या चल रहा है भाई, वहां पे केमिकल रिएक्शन चल रही है वहां पे, ठीक है जी। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका बनाया गया। तो केमिकल रिएक्शंस को अब लिखते कैसे, केमिकल रिएक्शन को मान लो एक हमने कोई एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो केमिकल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। तो ये लिखने का तरीका हो गया, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिक्स किया और मिक्स करने पे क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन चीजों को आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है जी, दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बनता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। और ये जो साइन मैंने लगाया एरो का, ये जो साइन है, ये वाला साइन है, इसको बोलते हैं गिव राइज टू, गिव राइज टू, ठीक है जी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम रिएक्शन को, कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, ठीक है जी, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बन गए, वाटर बन गया। तो ये जो रिएक्ट होते हैं सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बनता है सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये भी क्या है बेटा, एक कार्बन को हमने रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ। तो जिनको हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और ये क्या बना भाई, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हुए दोनों आपस में तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना हमारे पास, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोल देंगे, ठीक है जी। और इस साइन को, एरो को क्या बोलेंगे, गिव राइज टू, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है रिएक्शन को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन अभी आपको बताया, केमिकल रिएक्शन क्या है, जहां पे भी आप कोई केमिकल चेंज नोटिस करो, केमिकल चेंज का मतलब कि कोई नया सब्सटेंस अगर बन रहा है आपके पास, तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है जी। और केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से लिखा जाता है। तो कुछ चीजें रिएक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बनता है वो उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है केमिकल रिएक्शंस। अब पाया गया कि ऐसे सब्सटेंसेस का नाम, जैसे कार्बन पूरा लिखना, ऑक्सीजन पूरा लिखना, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्शंस होती है जब उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। जब केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल
रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ठीक है जी। अगर हम क्या करें, केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उसको एक नया नाम दे देते हैं। जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। है कुछ नहीं है, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शंस ही है, बस सिंबल्स की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या एक नया नाम दे दिया, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है जी। जैसे जैसे हमने अभी लिखा था, ये हमने रिएक्शन करी थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम सिंपल लिख देंगे कार्बन का सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे तो गैसीज के लिए O2, और गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास बनेगा CO2। ठीक है जी। और इसके ब्रैकेट में हम प्रॉपर मेंशन कर देंगे, कार्बन सॉलिड है S से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन गैस है ब्रैकेट में G रख दिया, और ये भी गैस है तो ब्रैकेट में G लिख दिया। तो जब हमने ये केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन थी, इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गई केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ऐसी ये रिएक्शन थी ऊपर। ठीक है, ये रिएक्शन थी हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन गैस का O2, ये गैसेज है तो H2 और O2, और गिव राइज टू वाटर बनेगा हमारे पास H2O। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो ब्रैकेट में गैस G ला डाल देंगे, ऑक्सीजन भी गैस है तो इसके ब्रैकेट में G, और वाटर लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिख देंगे। तो ये हमने लिख दी केमिकल इक्वेशंस। ठीक है जी, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस जब हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के जब स्टार्ट कर दिया तो एक लॉ आया हमारे पास, या हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बाद एक टॉपिक हमारे पास एनसीईआरटी बुक में आता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इसका मतलब क्या था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझने से पहले हम एक लॉ के बारे में बात करेंगे, वो लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, मान लो कोई रिएक्शन है बेटा, कोई रिएक्शन ऐसे A प्लस बी गिव राइज टू C, ए और बी क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट, और सी क्या है प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है जी, किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यह क्या बोल देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है जी, किसी भी रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या बनता है। ठीक है जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना खत्म होता है। ठीक है जी, ये आप सिंपल सी फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल सी बात आप कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, कि किसी भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल रहता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो इट मीन्स हमारा हर केमिकल रिएक्शन में ये लॉ फॉलो होना चाहिए। ठीक है जी, हर केमिकल रिएक्शन में लॉ फॉलो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शन करी थी, हमारा लॉ फॉलो होता है बेटा। जैसे हमने रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है जी, गिव राइज टू H2O। अब हमने क्या देखा, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे लगा के देखते हैं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे लागू हो रहा है। अभी हमने रिएक्शन जस्ट ऊपर करी थी, रिएक्शन बोल दो केमिकल इक्वेशन बोल दो, कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो बस पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है तो रिएक्शन ही है, बस सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है तो केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे लागू होता है। ठीक है जी, अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं। H2 बेटा, H का मास होता है 1, कितने H है यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो टोटल मास आ गया 2। ऑक्सीजन का मास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, ऑक्सीजन का मास होता है 16,
और 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मास आ गया 32। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बन गया बेटा, रिएक्टेंट्स का टोटल मास 2 ग्राम ही है इधर, अगर हम इसको ग्राम में लेके चले, ठीक है जी, और 32 ग्राम ये हो गया इधर, तो टोटल मास कितना हो गया बेटा 34 ग्राम। और इधर प्रोडक्ट का मास एक बार चेक करते हैं, प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, हाइड्रोजन के पैर में 2 है, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 16 तो प्लस 16, तो यहाँ पे मास है हमारे पास दोनों को जब हमने टोटल किया 2 + 16 18 ग्राम। तो इट मीन्स यहाँ पे तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 34 ग्राम था और ये कितने ग्राम है 18 ग्राम है, तो यहाँ पे तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो अप्लाई ही नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमें इट मीन्स ये जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो समझ गए हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने का सिंपल सा कारण है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल कराना, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। जब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस है। तो अब बैलेंस करते कैसे हैं, यहां में पता लग गया कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग करेंगे कैसे, तो बैलेंसिंग करना ध्यान से देखेंगे अभी, बैलेंसिंग, ठीक है जी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो यही रिएक्शन लेते हैं सेम, H2 + O2 गिव राइज टू H2O। तो यहां में पता लग गया था ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पता कैसे लगा था, क्योंकि दोनों का रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं आया था, इधर 34 ग्राम आया था, इधर 18 ग्राम आया था, इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन थी। बैलेंस कैसे करना है, अब बैलेंस करने का सबसे पहला काम, रिएक्शन लिख ली, उसके बाद आपने क्या कराना है, बॉक्स बना देना ऊपर, ठीक है जी, सबके ऊपर एक बॉक्स बना देना है, ये बॉक्सेस बना दिया आपने, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है, अब आप ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, H2 प्रोडक्ट है। अब आपने ना कोई भी बॉक्स एक सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको लगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, क्योंकि इसमें क्या है H2, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, O है, एक ऑक्सीजन है, मतलब कितने एटम्स है, 3 एटम्स हो गए टोटल, ऐसे हो गए ना, जैसे H2O, H2 में H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है। तो ऐसे आप एक बॉक्स सिलेक्ट कर लो। अब आपने क्या देखना है, इसमें बॉक्स में देखो कितने एच है बेटा, एच कितने हैं यहाँ पे, एच है 2, ठीक है जी, एच कितने हैं, 1 मिनट, हाँ जी, एच कितने हैं 2। अब रिएक्टेंट वाली साइड देखो एच कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है जी। अब वापिस से इसी बॉक्स पे आ जाओ, अब यहाँ देखो ओ कितने हैं बेटा, ओ, तो ओ के पैर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 माना जाएगा, ठीक है, तो ओ 1 है, यहाँ पे ओ कितने हैं बेटा, यहाँ पे ओ हमारे पास इधर, इधर ओ 2 है, तो मतलब अभी बैलेंस नहीं है, एटम्स बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट में जो एटम्स है वो इक्वल करने हमने बैलेंसिंग में। एच यहाँ पे 2 2 थे, बैलेंस थे एच, ओ हमने देखा ओ तो यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे O2 है, तो इसको 2 कैसे बनाया जाए, तो हम बॉक्स के बाहर कुछ ऐसा नंबर लगाएंगे कि ये 2 बन जाए, तो मैं लगाऊंगा 2, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है जी, तो 2 बन जा 2, तो ये बैलेंस हो गया। देखो अभी आपने ना एक चीज ध्यान रखना, मैं एक साइड में लिख देता हूँ, 2H2 अगर मैं लिखता हूँ 2H2O, इसका ये जो 2 आगे लगाते हैं ना बेटा, ये सबके साथ लग जाता है, फिर अगर जो आगे 2 है ना वो सबके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे अब मैं काउंट करूंगा H कितने हो गए यहाँ पे, जब 2 लगाने के बाद H कितने हो गए, H हो गए बेटा यहाँ पे 4, ठीक है जी, और O कितने हो गए, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ये जो आगे 2 लग रहा है ये सबके साथ मल्टीप्लाई में माना जाएगा जो भी आगे नंबर है, ठीक है। तो आपने देखा था कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब जो ये 2 है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये H के साथ भी होगा और ये O के साथ भी होगा, तो O कितने हो गए बेटा, ध्यान दो, O के पैर में यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 ही माना जाता है, ठीक है, वैसे लिखते नहीं है इसको, लिखना 1 मिनट, ये सारा रफ हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो ये पैर में 1 लिखते नहीं है, मतलब 1 माना जाता है बस, तो 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 होगी, बट ये 2 लगाने के चक्कर में, यहाँ पे जो 2 लगाया हमने, ये लगाने के चक्कर में H कितने हो गए बेटा, H देखो यहाँ पे
ये मल्टीप्लाई होगा H के साथ। H कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, 2 हमने बाहर लगा दिया, 2 2 जा 4, तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो चलिए देखते हैं, क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे हो गया। मतलब बैलेंस में हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस क्यों करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो H का मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम। O का मास कितना हो गया यहाँ पे 16, 2 हाइड ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 2, 32 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया रिएक्टेंट्स का 36 ग्राम। और यहाँ प्रोडक्ट का देखो 2 ये बाहर है, और H का मास 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो गया बेटे, ये हो गया हमारे पास 2 + 16 18 हो गया, और 2 × 18 ये कितना हो गया 36 ग्राम। तो अभी देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट थे वो किसके को लागे, मास ऑफ प्रोडक्ट के को लागे। तो इसी वजह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस में करना कुछ नहीं होता, बैलेंस में दोनों तरफा रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो इक्वल करने हैं बस। एक रिएक्शन और ले लेते हैं, उसको बैलेंस करके देखते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे Fe + H2O, Fe + H2O give rise to Fe2O3, give rise to Fe2O3, Fe2O3 प्लस H2, ठीक है जी, प्लस H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले बॉक्स बना दो, ठीक है जी, ये बॉक्सेस बना लो सबसे पहले। बॉक्स बन गए। अब क्या करना है, ये रिएक्टेंट हो गए, ये इधर वाले प्रोडक्ट। तो जो भी बॉक्स आपको चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में, जिस भी बॉक्स में आपको सबसे ज्यादा एटम्स मिले वो सिलेक्ट कर लो। मान लो मेरे को लग रहा है इस बॉक्स में सबसे ज्यादा एटम्स है, क्योंकि इसमें 2 Fe है 3 ऑक्सीजन है। बस यहीं से शुरू कर दो, इसी बॉक्स से बैलेंस करना शुरू कर दो। अब सबसे पहले इसमें देखो Fe कितने है बेटा, यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, Fe यहाँ पे 2 है, और यहाँ देखो Fe कितने, इसके पैर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो बॉक्स के बाहर कुछ नंबर लगाना है, मतलब ये 1 है, तो इसके बाहर में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ ये भी 2 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 Fe हो गए। यहाँ पे भी कितने हैं भाई, 2 Fe है। वापिस से आ जाओ, Fe बैलेंस हो गया, वापिस से आ जाओ O पे। O कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ O काउंट करो, यहाँ O कितने, O के पैर में 1 है, तो बाहर ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कोई O3 माने जाए, ठीक है। तो 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 1 जा 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन हो गए 3। अब खास बात क्या है इसकी, जो बाहर नंबर लगता है ये इसके साथ ही माना जाएगा और इसके साथ ही माना जाएगा, ठीक है। तो Fe बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब H रहता है, तो H देखो यहाँ पे कितने, H के पैर में 2 और बाहर नंबर लग रहा है 3, 3 2 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे H कितने हैं, H यहाँ पे है 2, तो बाहर क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ ये भी 6 हो जाए, तो सिंपल सा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस होगी। उसके बाद आपने सिंपल लिख देना है इसको 2Fe, ठीक है जी, ब्रैकेट में प्रॉपर लिखोगे तो ये सॉलिड है, 3H2O ये लिक्विड है, ऐसे लिखते भी जाओ इसके, Fe2O3 ये भी सॉलिड है, ठीक है जी, और 3H2 बॉक्सेस हटा के लास्ट में लिख दो, और ये क्या है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट रिएक्शन ना देके, डायरेक्ट फॉर्मूले इक्वेशन ना देके क्या करता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, वो क्या करता है, वो नाम देगा तुम्हें, केमिकल्स नेम देगा, ठीक है। जैसे केमिकल नेम उसने दिया, वो रिएक्शन इस तरह से देगा बैलेंस करने के लिए, बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला लिखेगा वैसे देगा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है जी, और गिव राइज टू बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड,
ठीक है। वो रिएक्शन देगा, पहले नाम दे देगा सिंपल और कहेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अब रिएक्शन तो तब बैलेंस करोगे ना जब तुम्हें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, रिएक्शन तो तब बैलेंस होगी ना। तो इस अब यही फॉर्मूले पता लगाने के लिए एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आपने देखनी भी है इस चैप्टर की वीडियो देखने से पहले। तो यहीं पे वो वीडियो काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी मैं फटाफट से बता देता हूँ कैसे बनाना है फॉर्मूला। बेरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी थी 2। ठीक है, बेरियम ऐसे होता था Ba2 पॉजिटिव, और क्लोराइड ऐसे होता था Cl-1। ठीक है, तो क्या है, बेरियम का सिंबल है Ba, तो Ba लिख दिया, उसके वैलेंसी चार्ज ऊपर क्या है +2, तो 2 लिख दो। क्लोराइड का Cl और चार्ज ऊपर -1 है तो 1 लिख दो बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया BaCl2। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ अभी। एल्यूमिनियम को होता है Al, वैलेंसी होती है 3। ठीक है, लास्ट वीडियो में जाके ये आपने चेक कर लेना एक बार, उसमें सब लिखवा रखा है किसकी वैलेंसी कितनी है। सल्फेट का सिंबल होता है SO4 और वैलेंसी होती है इसकी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al के पैर में आ गया 2 और SO4 के पैर में चला गया 3, तो ऐसे ब्रैकेट में करके 3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का Ba, वैलेंसी 2, SO4 इसकी वैलेंसी भी 2। अब ये बताया था उस लास्ट वीडियो में, अगर ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है जी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये बन गया Ba के पैर में 1 गया, तो 1 हम लिखते ही नहीं है, SO4 के पैर में भी 1 गया। ठीक है जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3, क्लोराइड का सिंबल Cl, वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास AlCl3। ठीक है जी, AlCl3। तो अब आपने सिंपल सबसे पहले तो ये लिख लो कि किसको बैलेंस करना है। अब बेरियम क्लोराइड का BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2, SO4 होल थ्राइस। ठीक है जी, और BSO4 और साथ में आ गया AlCl3। ठीक है जी, अब इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अब आपने जो नाम दे रखे थे उसको सिंबल्स के अंदर, फॉर्मूलों के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, अब बैलेंस करना है इसको। बैलेंस के लिए सबसे पहले क्या बनाओ, बॉक्स बना लो। ठीक है, ये बॉक्सेस बना लिए इसके सब, हर एक के चारों तरफ बॉक्स बना लो। नेक्स्ट क्या करो, अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देना आपने, जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे Al2 ब्रैकेट SO4 होल थ्राइज है, इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये तो सिंपल है BaCl2, बाद में इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अभी के लिए बैलेंस करने के लिए इसको सिंपल करके लिख लो Al2, देखो SO4 होल थ्राइज। SO4 होल थ्राइज का मतलब है, यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ, SO4 होल थ्राइज ऐसे, Al2 SO4 होल थ्राइज। देखो Al2, अब S के पैर में 1 है, O के पैर में 4 है, तो अंदर इस 3 को मल्टीप्लाई करो तो S 3 हो गया, और O के साथ, O के पैर में 4 था तो 3 मल्टीप्लाई करोगे, O कितने हो गए, 12 हो गए। इस 3 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये SO4 के बाहर है ना 3 है, तो SO4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। S के पैर में 1 था तो 1 3 जा 3, O के पैर में 4 था, 3 4 जा 12। ये इस तरह से ओपन करके लिख लो तो बैलेंस करनी आसान हो जाती है रिएक्शन। तो S2 और O यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया। उसके बाद हमने सिंपल लिख लिया था BaSO4 और AlCl3, AlCl3। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखो अब वही काम, सबसे ऐसा बॉक्स सिलेक्ट कर लो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स आ रखे हैं। तो ये बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, तो क्या करो, अब ध्यान दो, सबसे पहले स्टार्ट हो जाए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है 2। ठीक है जी, 2 एल्यूमिनियम। अब प्रोडक्ट में देखो कितने एल्यूमिनियम है, प्रोडक्ट में तो 1 एल्यूमिनियम है, तो 1 को 2 कैसे बनाया जाए, तो इसके आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, 2 1 जा 2, 2 एल्यूमिनियम हो गए। वापिस उसी बॉक्स पे आ जाए करो फिर दोबारा से, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब एस की बारी है, एस कितने हैं यहाँ पे, 2। अब प्रोडक्ट में देखो एस कितने हैं यहाँ पे, ये रहा एस, तो एस के पैर में तो कुछ भी नहीं है, 1 है, मतलब कुछ नहीं होता तो 1 ही माना जाता है। तो यहाँ पे एस 2 है, रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट में S1 है, तो आगे क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ, ये भी 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2 हो गए, 2 1 जा 2। O कितने हैं यहाँ पे, O है 12। ठीक है जी, O 12 है, ऑक्सीजन 12 है। प्रोडक्ट वाली साइड देखो कितने ऑक्सीजन है,
प्रोडक्ट वाली साइड, 1 मिनट, ये 3 आना था ना यहाँ, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 आएगा यहाँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। तो ओ एस के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हुआ था ना अंदर, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है जी। और ओ कितना था, 12। तो यहाँ दोबारा एस को बैलेंस कर लो एक बार, एस कितने हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे एस कितने हैं 1, तो क्या मल्टीप्लाई करें, ये 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर कोई गलती करते भी हो ना बैलेंसिंग में, तो अपने आप पता लग जाता है कि कुछ गलत लिख दिया। ओ कितने हैं 12, ओ 12 है, तो यहाँ देखो ओ कितने हैं यहाँ पे, ये 4 लग रहा है और 3 आगे लग रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है जी। जो भी बाहर नंबर लगा होता है ये सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है, ये बी ए के साथ ही माना जाएगा, या एस के साथ भी और ओ के साथ ही मल्टीप्लाई में। तो ओ हमारे पास 3 4 जा 12। तो वापिस आओ, ए एल बैलेंस हो गया, एस बैलेंस हो गया, ओ बैलेंस हो गया। अब बचता है बेरियम, इस पे आ जाओ। कितने बी है यहाँ पे, बेरियम 1 है, 1 बी है, यहाँ पे कितने हैं। अब बहुत से बच्चे यहाँ 1 बोल देते हैं, बट अगला नंबर ध्यान ही नहीं देते भाई, अगला नंबर भी ध्यान देना है। 3 1 जा 3, ये 3 बेरियम है यहाँ पे, 3 बी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है जी। तो अब ये जो 3 है, बी ए के साथ भी है और सी एल के साथ भी है, तो बी ए 3 हो गए, सी एल कितने हो गए, 3 2 जा 6। तो यहाँ चेक कर लो, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, तो ए एल यहाँ चेक करो, ये 3 है, आगे 2 लग रहा है, 2 3 जा 6, तो ये रिएक्शन है बैलेंस। अब ये रिएक्शन जब बैलेंस हो जाएगी, तो सिंपल आपने 3 BaCl2, ठीक है, और प्लस, अब ये हो, इसका काम हो लिया, तो इसको वापस उसी के जैसा लिख दो जैसे पहले था, उसी फॉर्म में। अगर कोई नंबर आता है तो इसके आगे नंबर हम लिख देते, बट यहाँ कोई नंबर नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, और इसको वापस उसी के जैसे लिख दो, क्योंकि अब हमारा काम इसको खत्म हो गया लेके। तो Al2SO4 होल थ्राइस और गिव राइज टू 3BaSO4 और प्लस 2AlCl3, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस आपकी। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी रिएक्शन आप लिखते हो, किसी के ब्रैकेट में आप एस लिखते हो, एस का मतलब होता है सॉलिड, किसी के ब्रैकेट में एल लिखते हो लिक्विड, किसी के उसमें लिखते हो आप जी, जी का मतलब गैस, और कहीं पे आप ए क्यू लिखते हो, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, ठीक है जी, एक्वस। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है कि वो चीज वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखी है, ठीक है जी। एक्वस कभी भी किसी, जैसे ये लिखा आ जाए ऐसे NaCl के ब्रैकेट में ऐसे एक्वस लिखा आ जाए अगर, तो समझ जाना है कि NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है, ठीक है। और तो ये इस वीडियो में हमने रिएक्शंस के बैलेंस कैसे करना है ये देख लिया है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन, जहां बोर्ड से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं वही है ही इस चैप्टर में, वही तो क्वेश्चन तो वहीं से ही आएगा, और 1 नंबर का आपका 1 या 2 नंबर का इस पार्ट, इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाएंगे, उससे पहले ये वीडियो आपने जरूर पूरी देखनी है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।